हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सारिका मिश्रा एग्जाम कॉन्कर्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं आरओ री एग्जाम के लिए जीएस की अगली टेस्ट सीरीज लेकर उपस्थित हूं। अगर आपने इससे पहले की टेस्ट सीरीज नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर सारी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लीजिए। चलिए अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा है? युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा इसको। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो चलिए बताइए। ऑप्शन ए अभिसार, ऑप्शन बी कठ, ऑप्शन सी ग्लऊसाई, ऑप्शन डी मस्सग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मस्सग। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या दिया हुआ है? सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी क्या थी? मस्सग थी। यूनानी लेखकों के अनुसार, देखिए यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिक मारे जाने के पश्चात यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से कोई एक ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए हुंडरू प्रपात, सुवर्ण रेखा नदी, ऑप्शन बी चचाई प्रपात, बीहड़ नदी, ऑप्शन सी धुआंधार प्रपात, नर्मदा नदी, ऑप्शन डी बूढ़ा घाघ प्रताप, कांची नदी। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बूढ़ा घाघ प्रपात, कांची नदी सुमेलित नहीं है। हुंडरू जलप्रपात, सुवर्ण रेखा नदी, चचाई, बीहड़ नदी, धुआंधार, नर्मदा नदी। ठीक है। अब देखिए हुंडरू प्रपात है कहाँ? झारखंड में। चचाई कहाँ है? मध्य प्रदेश में। धुआंधार कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और बूढ़ा घाघ कहाँ है? झारखंड में। ये बूढ़ा नदी पर ही है। ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में देखिए दिया हुआ है हुंडरू प्रपात झारखंड, सुवर्ण रेखा नदी, चचाई प्रपात मध्य प्रदेश, बीहड़ नदी, धुआंधार प्रपात मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी, बूढ़ा घाघ प्रपात झारखंड, बूढ़ा नदी पर। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में क्या पूछ रहा है? एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल है, एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल है वह है। ऑप्शन ए लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन बी एसिटोबैक्टर, ऑप्शन सी सैकेरोमाइसीज, ऑप्शन डी पेंसिलियम। तो चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सैकेरोमाइसीज। इसका सही उत्तर क्या होगा? सैकेरोमाइसीज। चलिए व्याख्या देखते हैं। सैकेरोमाइसीज एक कोशिका वाले यीस्ट या खमीर है जिनका प्रयोग ताड़ी या एथेनॉल एल्कोहल के किण्वन में किया जाता है। जिनका प्रयोग ताड़ी या एथेनॉल या एल्कोहल के किण्वन में किया जाता है। ठीक। चलिए ये तीनों एक ही है, ताड़ी, एथेनॉल, एल्कोहल। एथेनॉल एल्कोहल इसका केमिस्ट्री नेम है। ठीक। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया था किस वर्ष? भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र किस वर्ष स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1974, ऑप्शन डी 1976। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा 1974। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। इसकी व्याख्या, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र वर्ष 1974 में कहाँ? पुडुचेरी में स्थापित किया गया था। ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 में क्या पूछा है? निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था? सिर्फ पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किस समिति ने किया? ऑप्शन ए अलग समिति, ऑप्शन बी तेंदुलकर समिति, ऑप्शन सी लकड़वाला समिति, ऑप्शन डी रंगराजन समिति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अलग समिति। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या दिया है?
वर्ष 1977 में डॉक्टर वाई के अलग की अध्यक्षता में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और प्रभावी उपभोग मांग, क्या न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और प्रभावी उपभोग मांग पर एक कार्यदल का गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1979 में प्रस्तुत की। कब की थी? 1979 में। इस कार्यदल ने मात्र पोषक तत्वों के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी माइकल मधुसूदन दत्त, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी विवेकानंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी माइकल मधुसूदन दत्त। ठीक, चलिए देखते हैं। प्रश्नगत व्यक्तियों में से पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 में। संख्या 7, मलेशिया में किंडा घाटी प्रसिद्ध है। कौन सी घाटी? किंडा घाटी। तो चलिए बताइए, ऑप्शन ए रबर उत्पादन के लिए, ऑप्शन बी चाय उत्पादन के लिए, ऑप्शन सी टीन उत्पादन के लिए, ऑप्शन डी कहवा उत्पादन के लिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी टीन उत्पादन के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मलेशिया में किंडा घाटी टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मलेशिया में किंडा घाटी टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए प्रश्न संख्या 8, मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किससे प्राप्त होता है? मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए तुलसी, ऑप्शन बी नींबू, ऑप्शन सी नीम, ऑप्शन डी हल्दी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नीम। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या दिया है? मुख्य मच्छर विकर्षक नीम से प्राप्त होता है। नीम में औषधीय गुण होते हैं। इसके बीज एवं पत्तियों से दवाएं तैयार की जाती हैं। तुलसी एवं हल्दी में प्रतिजैविक गुण पाए जाते हैं। तुलसी एवं हल्दी में प्रतिजैविक गुण पाए जाते हैं। नींबू विटामिन सी का मुख्य स्रोत है, जिसमें प्रतिरोधक क्षमता होती है। क्या? जिसमें प्रतिरोधक क्षमता होती है। ठीक, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। तो किस देश के संविधान से ली गई है पूछ रहा है। ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी यूएसएसआर, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। ठीक, देखिए एक बार फिर इसको देखते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय क्या है? सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 में, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? चलिए बताइए, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फार्मिक अम्ल, ऑप्शन बी ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी एस्टिक अम्ल। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल एग्जाम कॉन्कर्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन की बटन भी दबा दीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी ऑक्जेलिक अम्ल। ओके, देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या दिया है? ऑक्जेलिक अम्ल का फेरस ऑक्जेलेट के रूप में फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। फार्मिक अम्ल चींटियों में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? चींटियों में। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल
नींबू में पाया जाता है। एस्टिक अम्ल सिरका में। देखिए ये कभी कभी मिलान करने के लिए भी पूछ लिया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में, एस्टिक अम्ल सिरका में, याद रखिएगा आप लोग। चलिए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी हुसैन शाह, ऑप्शन सी मुबारक शाह, ऑप्शन डी इब्राहिम शाह। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हुसैन शाह। ठीक, अब चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सरकी शासकों ने लगभग कितने वर्ष? 85 वर्षों तक स्वतंत्रता पूर्वक शासन किया, किंतु 1479 ईस्वी में बहलोल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह, क्या इसके अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। देखिए एक बार फिर इसको देख लीजिए। सरकी शासकों ने कितने वर्षों तक? 85 वर्षों तक स्वतंत्रता पूर्वक शासन किया, किंतु 1479 ईस्वी में बहलोल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 में क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है, इसको नीरी भी कहते हैं। तो देखिए नीरी कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए बंगलोर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी नागपुर में, ऑप्शन डी नई दिल्ली में। नीरी नागपुर, नीरी नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। ओके, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। कब? 1958 में। चलिए आगे देखते हैं। नीरी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। प्रश्न संख्या 13 में क्या पूछ रहा है? लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? ऑप्शन ए पानी के उत्प्लावन के कारण, ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन सी श्यानता के कारण, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षणीय बल के कारण। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव के कारण। इसकी व्याख्या में देखते हैं क्या दिया हुआ है। पानी की ऊपरी सतह के अणुओं के संसंजन बल, क्या पानी की ऊपरी सतह के अणुओं के संसंजन बल के कारण उत्पन्न पृष्ठ तनाव जब सुई के गुरुत्व बल को संतुलित कर देता है, क्या जब सुई के गुरुत्व बल को संतुलित कर देता है तभी लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। ठीक, एक बार फिर देखिए। पानी की ऊपरी सतह के अणुओं के संसंजन बल के कारण उत्पन्न पृष्ठ तनाव जब सुई के गुरुत्व बल को संतुलित कर देता है तभी लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। प्रश्न संख्या 14। सेमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं? तो कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं? ऑप्शन ए अमेजोनिया, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी कांगो। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मलेशिया। ओके, चलिए देखिए। सेमांग मुख्यतः मलेशिया के मलय प्रायद्वीप के घने उष्णकटिबंधीय वनों में निवास करने वाली जनजाति है। ये निग्रेटो प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 15 में क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए व्यवस्थित कीजिए। 1 2 3 4, चारों का क्रम लगाना है। गदर पार्टी की स्थापना, चिटगांव शस्त्रागार छापा, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना, 4 में केंद्रीय असेंबली बम कांड है। तो देखिए गदर पार्टी 1913 में होगा। ठीक, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1914 हो जाएगा। ठीक, केंद्रीय असेंबली बम कांड 1929। ठीक, और ये क्या होगा 1930। चटगांव शस्त्रागार छापा, ये चिटगांव लिखा है, चटगांव शस्त्रागार छापा है। तो अब क्रम लगाइए। 1 में हो जाएगा गदर पार्टी, फिर होगा 3, फिर होगा 4, फिर होगा 2। 1 3 4 2। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में किस में दिया है। 1 3 4 2, 1
3, 4, 2। ऑप्शन ए सही होगा इसका। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। प्रश्नगत घटनाओं का कालक्रम इस प्रकार है। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 में दिया है। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1914। केंद्रीय असेंबली बमकांड 8 अप्रैल 1929। डेट सही याद रखिए, 8 अप्रैल 1929। और चटगांव शस्त्रागार छापा 18 अप्रैल 1930। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 में पूछ रहा है, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? देखिए, राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? ऑप्शन ए अनुच्छेद 169, ऑप्शन बी अनुच्छेद 200, ऑप्शन सी अनुच्छेद 201, ऑप्शन डी अनुच्छेद 202। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा इसका। ठीक, ऑप्शन बी 200। तो चलिए अब इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 200 के अनुसार क्या है, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल उस पर अपनी सहमति देने या रोकने के अतिरिक्त विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है। देखिए, फिर देख लीजिए अनुच्छेद 200 को, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल उस पर अपनी सहमति देने या रोकने के अतिरिक्त विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है। ठीक, अब अनुच्छेद 201 देखते हैं। 201 में क्या दिया है, जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख लिया जाता है तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। देखिए 201 को फिर समझिए, जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख लिया जाता है तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या उसे रोक लेता है। ठीक, यह अनुच्छेद 200 में 1 में है। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, चलिए बताइए। ऑप्शन ए बदरपुर दिल्ली, ऑप्शन बी हरदुआगंज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उतरन गुजरात, ऑप्शन डी पारस आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पारस आंध्र प्रदेश नहीं है, पारस महाराष्ट्र में है। देखिए, बदरपुर दिल्ली होगा, हरदुआगंज उत्तर प्रदेश होगा, उतरन गुजरात होगा, पारस महाराष्ट्र होगा। अब चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं, ये सब है क्या चीज। ये जो प्रश्न पे पूछे थे, ये ताप विद्युत संयंत्र केंद्र है और उनकी अवस्थिति वाले स्थान। देखिए, एक तरफ ताप विद्युत संयंत्र, एक तरफ राज्य है। बदरपुर दिल्ली, हरदुआगंज उत्तर प्रदेश, उतरन गुजरात, पारस महाराष्ट्र। ठीक है, बदरपुर, हरदुआगंज, उतरन, पारस, ये सभी ताप विद्युत संयंत्र केंद्र हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 में क्या पूछा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इन चारों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता की समस्या, ऑप्शन बी जानकी रमन समिति शेयर घोटाले की जांच पड़ताल, ऑप्शन सी मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार, ऑप्शन डी, देखिए इसमें सी लिखा है, यहाँ डी होगा, तारापोर समिति पूंजीगत खातों में रुपए की परिवर्तनीयता पर सलाह हेतु गठित। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता की समस्या ये सुमेलित नहीं है। बाकी जानकी रमन समिति शेयर घोटाले की जांच पड़ताल से संबंधित है, मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है, तारापोर समिति पूंजीगत खातों में रुपए की परिवर्तनीयता पर सलाह हेतु गठित है। अब चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या दिया है, गोस्वामी समिति का गठन चुनाव सुधारों के लिए किया गया था। क्या? गोस्वामी समिति का गठन
चुनाव सुधारों के लिए किया गया था, ना कि औद्योगिक रुग्णता समस्या हेतु। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 में क्या दिया है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न में पूछ रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए विंध्याचल मिर्जापुर, ऑप्शन बी देवा शरीफ बाराबंकी, ऑप्शन सी श्रृंगवेरपुर फैजाबाद, ऑप्शन डी हस्तिनापुर मेरठ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रृंगवेरपुर फैजाबाद नहीं है, बाकी हस्तिनापुर मेरठ से सुमेलित है, देवा शरीफ बाराबंकी, विंध्याचल मिर्जापुर। देखिए श्रृंगवेरपुर कहाँ होगा, प्रयागराज। चलिए देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। विंध्याचल मिर्जापुर में, देवा शरीफ बाराबंकी में, हस्तिनापुर मेरठ में और श्रृंगवेरपुर प्रयागराज जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। अब इसमें सही सुमेलित है पूछ रहा है। ठीक, ऑप्शन ए महात्मा गांधी मूक नायक, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक यंग इंडिया, ऑप्शन सी एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर केसरी। तो देखिए महात्मा गांधी की मूक नायक नहीं है, बाल गंगाधर तिलक की यंग इंडिया नहीं है, बी आर अम्बेडकर की केसरी नहीं है, एनी बेसेंट की कॉमनवेल्थ है। क्या एनी बेसेंट की कॉमनवेल्थ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, देखिए महात्मा गांधी की कौन सी होगी, यंग इंडिया। ठीक, महात्मा गांधी की यंग इंडिया, अंबेडकर की मूक नायक और बाल गंगाधर तिलक की केसरी और एनी बेसेंट तो सुमेलित है ही। ठीक, चलिए इसकी व्याख्या में देख लीजिए, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, यंग इंडिया महात्मा गांधी, केसरी बाल गंगाधर तिलक, मूक नायक भीमराव अंबेडकर। ठीक दोस्तों, अगर आप लोगों को इन प्रश्नों की पीडीएफ लेनी है तो वह हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ में चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। धन्यवाद।